प्यारे बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने जो है वृत्त पाई आरेख क्या होता है इसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और हम जो है ये जान रहे थे कि वृत्तीय पाई आरेख क्या होता है, ये कैसे खींचा जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि व्यक्तिगत रूप से जो है हम वृत्त का जो है पाई आरेख खींच सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि एक वृत्त को जो है उपविभाजित करके हम जो है दिए गए आंकड़ों का क्या खींच सकते हैं, पाई आरेख खींच सकते हैं। तो पुनः उसी को हम रिकैप करते हैं। जैसे उप विभाजित पाई आरेख, उप विभाजित पाई आरेख खींचने के लिए हम एक वृत्त को विभिन्न माप के त्रिज्या खंडों में विभक्त करते हैं। जो आंकड़े दिए जाते हैं उनका हम जो विभिन्न त्रिज्या खंड हमें प्राप्त होगा उसके संगत जो है कोण का मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है, एक वृत्त के केंद्र पर अंश का कोण निर्मित होता है। तो हमें जो आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों के संगत हम जो है विभिन्न समानुपाती कोण जो है क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और उन समानुपातिक कोणों को हम वृत्त के विभिन्न त्रिज्या खंडों के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस विधि में वृत्त के केंद्र पर बनने वाला समानुपातिक कोण हम निम्न सूत्र से प्राप्त करते हैं। केंद्र पर निर्मित समानुपातिक कोण ये बराबर होता है संगत बारंबारता गुणित 360 अंश बटे बारंबारताओं का योग। इस सूत्र के बारे में कल हमने चर्चा किया था। चलिए आज हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम कुछ सवाल जो है हल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास, सोमवार के दिन कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में विद्यार्थियों की संख्या
क्रमशः 180, 240, 480 और 540 है। सॉरी 540 थी। इन आंकड़ों का वृत्त आरेख या पाई आरेख बनाइए। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है, सोमवार के दिन कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 180, 240, 480 और 540 थी। हमें इन आंकड़ों का जो है वृत्त आरेख खींचना है। तो इसका हल होगा, सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का हम सर्वप्रथम योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिया है कक्षा 9वीं में उपस्थिति या विद्यार्थियों की संख्या ये हमारा है 180। कक्षा 10वीं में उपस्थिति ये है 240। कक्षा 11वीं में उपस्थिति है 480 एवं कक्षा 12वीं में उपस्थिति है 540। तो सर्वप्रथम हमें जो आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, उन आंकड़ों का हम क्या करेंगे, योग। अर्थात सोमवार के दिन विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, सबको जोड़ते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ 0, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24 का 4, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। तो सोमवार के दिन कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 1440। अब हम प्रत्येक कक्षा के संगत क्या ज्ञात करेंगे, समानुपातिक कोण ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी सुविधा अनुसार एक चार्ट बना लेते हैं। वो चार्ट इस प्रकार से निर्मित होगा, कक्षा विद्यार्थियों की संख्या और
यहां पे तीसरा जो हमारा कॉलम बनेगा त्रिज्या खंड का कोण। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारी सुविधा अनुसार एक सारणी का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं कक्षा 9वीं के लिए। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 180। तो त्रिज्या खंड का कोण निकालने के लिए आप एक सूत्र लिखेंगे। वो सूत्र कौन सा होगा? एक चीज ध्यान रखेंगे, चाहे तो त्रिज्या खंड पर बनने वाले कोण को ये कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखने के पश्चात केंद्र पर बनने वाले समानुपातिक कोण के लिए आप सूत्र लिखेंगे। केंद्र पर निर्मित कोण ये बराबर होगा संगत बारंबारता गुणित 360 बटे बारंबारताओं का कुल योग। किसका योग? बारंबारताओं का कुल योग। ये सूत्र आप लिख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके पश्चात हम एक सारणी का निर्माण करेंगे और इस सूत्र के आधार पर हम जो है त्रिज्या खंड पर बनने वाले कोण को जो है ज्ञात करेंगे। तो चूंकि कक्षा 9वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 180, ये जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उनका कुल योग है 1440। तो इस सूत्र के आधार पे ये हमें प्राप्त होगा 180 गुणित 360 बटे 1440। इस कॉलम को थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको आप हल करते हैं। इसको आप रफली इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 180 गुणित 360 बटे 1440 कट गया। 12 से काटिए, 12 तिया 36 और 12 12 144। पुनः ये 12 से विभाजित होगा तो ये हमें प्राप्त होगा 12 15 180। तो विद्यार्थियों की संख्या 180 के संगत हमें त्रिज्या खंड का कोण कितना प्राप्त हुआ? 15 गुणित 30 अर्थात 45 अंश। ठीक है, ये हम सरल करके प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के लिए निकालते हैं। कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 240। तो उसके संगत त्रिज्या खंड का कोण बनेगा 240 गुणित 360 बटे 1440। इसको पुनः हल करके देखते हैं हम। 240 गुणित 360 बटे 1440 ये कट गए। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 तिया 36 और 12 12 में 144। पुनः इस ये जो है 12 से विभाजित होगा। 12 दूनी 24 और 12 शून्य 0। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 20 गुणित 3 अर्थात 60 अंश। विद्यार्थियों की संख्या 240 के संगत केंद्र पर कितने अंश का कोण निर्मित होगा? 60 अंश का कोण निर्मित होगा। पुनः कक्षा 11वीं के लिए विद्यार्थियों की संख्या है 480।
तो त्रिज्या खंड पर निर्मित कोण 480 गुणित 360 बटे 1440। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 480 गुणित 360 बटे 1440, विभाजित करते हैं 12 या 36, 12 12 में 144। ये 480 को 12 से विभाजित करते हैं, हमें प्राप्त होगा 40। तो इस प्रकार केंद्र पर निर्मित कोण कितना हो जाएगा? 40 गुणित 3 अर्थात 120 अंश। ठीक है, इसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे कक्षा 12वीं के लिए। कक्षा 12वीं में विद्यार्थियों की संख्या है 540। तो इसके लिए त्रिज्या खंड पर निर्मित कोण होगा 540 गुणित 360 बटे 1440। अब इसको हल करें तो हमें प्राप्त होता है, ये शून्य से शून्य विभाजित हो गया, 12 या 36, 12 12 में 144, 540 को 12 से विभाजित करते हैं, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 54 में से 48 को घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 6, उतारेंगे शून्य, प्राप्त हुआ 60, 12 पंचे 60। तो इस प्रकार 45 गुणित 3 करने पर हमें प्राप्त होगा 135 अंश। तो इस प्रकार हम देखते हैं 540 के लिए वृत्त के केंद्र पर बनने वाला त्रिज्या खंड का कोण कितने अंश का होगा? 135 अंश का। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं उनके संगत हम पहले त्रिज्या खंड पर निर्मित होने वाले कोण को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात इसको हमको एक वृत्त में जो है पाई चार्ट खींच करके प्रदर्शित करना है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम खींचते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट खींचने के लिए हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी माप का, किसी भी त्रिज्या का सर्वप्रथम एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें कोण निर्मित करने में आसानी हो, और वहां एक केंद्र मान लेते हैं। जहां तक कोशिश कीजिएगा ये जो सभी काम है आपका कोण निर्मित करने का, वो आप चांदे की सहायता से करेंगे। ठीक है, अब सर्वप्रथम एक त्रिज्या खींच लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं हमारे पास कोण है 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश और 135 अंश। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण निर्मित होता है? 360 अंश का। और यदि हम इसको 20 से विभाजित कर दें तो ये प्रत्येक कोण ये 180 अंश का होगा और नीचे निर्मित होने वाला कोण ये 180 अंश का होगा। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार यहां हम देखते हैं, कोशिश ये करते हैं, चूंकि हमारे पास 4 ही मान हैं, इसमें से हम ये योग करके देख सकते हैं कि 60 अंश और 120 अंश का योग होता है 180 अंश, 45 अंश और 135 अंश का योग होता है 180 अंश, है ना। तो अपनी सुविधा अनुसार इसको हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम खींचेंगे 120 अंश का माप। तो 120 अंश का माप लगभग इस प्रकार से आपको जो है चांदे की सहायता से खींचना है। लगभग इस प्रकार से 120 अंश का माप निर्मित होगा। ठीक है, अब ये कितना बच गया? ये पूरा निर्मित, यहाँ पे निर्मित कितने अंश का कोण हो रहा है? सरल रेखा के रूप में देखें तो 180 अंश का, है ना। अर्धवृत्त का कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, तो शेष कितना बचा? 60 अंश बचा। ये आपका 60 अंश को दर्शा दिया और ये 60 अंश ये वाला हो गया।
ठीक है। अब हमारे पास दो कोण बचे, एक 45 अंश और ये बचा एक 135 अंश। तो इसको खींचने के लिए हम जो है जैसे 90 अंश का कोण लगभग सीधा बनता है ना, यहां से लंबवत डालेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, तो 45 उसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चांदी की सहायता से यहाँ पे जो है इसको आधार मानते हुए यहाँ पे आप 45 अंश का कोण निर्मित करेंगे और निश्चित रूप से जो शेष कोण बचेगा वो कितना हो जाएगा आपका 135 अंश। ठीक है। अब आप उसको दर्शा दीजिए, ये 120 अंश किस कक्षा के लिए है? कक्षा 11वीं। तो यहां आप लिख दीजिए 11वीं। 60 अंश 10वीं के लिए है, तो यहां आप 10वीं लिख दीजिए। 45 अंश कक्षा 9वीं के लिए है, तो यहां आप 9वीं लिख दीजिए। और 135 अंश 12वीं के लिए है, तो ये आपका 12वीं लिख दीजिए। और ये आपका जो है पाई आरेख निर्मित हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी यदि हमें आंकड़ा दिया हुआ हो तो उनका वृत्त आरेख या पाई आरेख खींचने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों का योग करते हैं। ठीक है। आंकड़ों का योग निकाल लें, उसके पश्चात हम जो है केंद्र पर निर्मित होने वाले कोण को लिख लें अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। तत्पश्चात त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम हमारी सुविधा अनुसार इस प्रकार से एक चार्ट बना लेते हैं, सारणी तैयार कर लेते हैं। ठीक है। सारणी तैयार करके हम वृत्त पर जो है त्रिज्या खंड पर निर्मित होने वाले विभिन्न कोणों को इस प्रकार से दर्शाते हैं और इस प्रकार हमें जो है पाई आरेख प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए इस वृत्त आरेख पर आधारित हम जो है एक और सवाल करके देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम कि हमें एक आंकड़ा दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ा के लिए आंकड़े के लिए पाई आरेख खींचिए। ये है इस प्रकार से एक शहर में बच्चे प्रौढ़ एवं वृद्धों की जो है कुल संख्या इस प्रकार से दी गई है। बच्चे हैं 250, प्रौढ़ की संख्या है 450
एवं वृद्धों की संख्या है 200 और इनका कुल योग हमें दिया है 900। इस आंकड़े के लिए हमें जो है पाई आरेख निर्मित करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यद्यपि आप प्रश्न में यहां देख रहे हैं कि हमें जो है बच्चे, प्रौढ़ एवं वृद्धों की कुल संख्या का योग जो है 900 प्राप्त है, दिया हुआ है, फिर भी हम सवाल हल करते समय इनका कुल योग प्राप्त कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो शहर में बच्चों की संख्या ये बराबर हमें दिया है 250। प्रौढ़ की संख्या ये दिया है 450 तथा वृद्ध की संख्या हमें दिया है 200। अतः शहर की कुल संख्या या जनसंख्या यद्यपि यहां पे इनका योग 900 दिया है, आप योग करके देख सकते हैं, निश्चित रूप से यह भी कितना प्राप्त होगा हमें 900। ठीक है, अब हम ये बच्चों, प्रौढ़ एवं वृद्ध द्वारा जब हम वृत्त पर पाई आरेख खींचेंगे तो इनके द्वारा त्रिज्या खंड पर निर्मित कोण कितने अंश का होगा इसे हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण, वृत्त पर निर्मित समानुपातिक कोण आप पुनः सूत्र लिख लीजिएगा। सूत्र होगा संगत बारंबारता गुणित 360 बटे बारंबारताओं का योग। ये हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके द्वारा निर्मित त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक सारणी निर्मित कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। यहां पे हम लिख लेते हैं संख्या या जनसंख्या, माफ कीजिएगा, इसको हम लिख लेते हैं वर्ग संख्या और तीसरा हमारा कॉलम बनेगा त्रिज्या खंड पर बनने वाला कोण। ठीक है, हमारे वर्ग में आएंगे, कौन कौन से वर्ग में बटा हुआ है शहर की जनसंख्या? बच्चे, प्रौढ़ तथा वृद्ध। तो बच्चे हैं कुल कितना 250। तो इस 250 के संगत निर्मित कोण इस सूत्र से ये हो जाएगा 250 गुणित 360 बटे 900 बराबर
इसको हम अलग से हल करके देख सकते हैं। 250 गुणे 360 बटे 900, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दो, आपके पास बचा 25 गुणे 36 बटे 9। निश्चित रूप से 36 जो है 9 से विभाजित होता है कितने बार? 4 बार। 9 एकम 9, 9 चौक 36, अर्थात 25 गुणे 4, 25 गुणे 4 अर्थात 100 अंश। 250 के संगत त्रिज्या खंड पर निर्मित समानुपातिक कोण कितना अंश का बनेगा? 100 अंश का बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार हम प्रौढ़ के लिए निकालते हैं। प्रौढ़ की संख्या है 450। इसके द्वारा त्रिज्या खंड पर निर्मित कोण होगा 450 गुणित 360 बटे 900। इसको पुनः हम हल करके देखते हैं। 450 गुणित 360 बटे 900, ये शून्य से ये शून्य विभाजित हो जाएंगे, हमारे पास बचा 45 गुणित 36 बटे 9। ठीक है। 9 को हम 9 से जो है 36 को विभाजित करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36। जब 45 का 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 180 अंश। ठीक है। इसी प्रकार आगे निकालेंगे हम वृत्त की संख्या द्वारा त्रिज्या खंड पर निर्मित कोण। वृत्त की संख्या दी गई है 200, तो ये हो जाएगा 200 गुणित 360 बटे 900। हल करके देख सकते हैं हम अलग से। 200 गुणित 360 बटे 900, ये शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से इस शून्य को काटिए, हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 360 बटे 9। आगे विभाजित करने पर 9 एकम 9, और ये 360 को 9 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। 2 गुणित 40 अर्थात 80 अंश। इस प्रकार हम तीनों वर्ग के लिए जो है त्रिज्या खंड पर बनने वाला कोण जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब इनके संगत जो है हम पाई आरेख खींचेंगे। हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी माप का एक वृत्त खींच लेते हैं। अब हम विभिन्न कोणों को दर्शाएंगे। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम 180 अंश को दर्शा देते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है। तो यदि मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, तो ये जो माप होगा 180 अंश। शेष बचा हमारा 100 अंश और 80 अंश। अब हम दर्शा देते हैं 100 अंश को। तो 100 अंश ये सब काम आप चांदे की सहायता से करेंगे, उसके लिए आधार रेखा ये हो जाएगी आपका, है ना। और इस प्रकार से आपको लगभग जो है 100 अंश का कोण ये प्राप्त होगा, और शेष कोण कितने अंश का बच जाएगा? 80 अंश का बचेगा। ठीक है। अब ये जिस वर्ग के लिए है उस वर्ग से इन कोणों को हम दर्शा देते हैं। तो 180 अंश जो है प्रौढ़ का प्रतिनिधित्व करता है। 100 अंश जो है
बच्चों की संख्या को दर्शाता है तथा 80 अंश प्रयुक्त हुआ है वृद्ध की संख्या के लिए। और ये हमारा अभिष्ट जो है पाई आरेख है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हम जो है पाई आरेख पर आधारित सवालों को हल करके देखा। ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं हम, ये प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सामान्य अर्थ है संभावना। प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। हम हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के अनुमान लगाते हैं, कई प्रकार की संभावनाएं लगाते हैं। जैसे आज तूफान आने की संभावना है, श्याम कल रायपुर से आएगा, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं। इसी संभावनाओं से युक्त गणित को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो वास्तव में अनिश्चितता की जो गणितीय माप होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता अनिश्चितता की गणितीय माप होती है। ठीक है। प्रायिकता के अंतर्गत हम किस प्रकार के सवालों को हल करते हैं? ऐसे सवाल आते हैं जिसके बारे में हम स्पष्ट रूप से पूर्व निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार अनिश्चितता की माप को प्रदर्शित करने वाली गणित की शाखा क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। इसके इतिहास के बारे में संक्षेप में हम चर्चा करें तो प्राचीन काल में जो बड़े बड़े जुआ घर होते थे, वहां पे जो जुआरी हैं वो हार जीत का अनुमान लगाते थे। ठीक है। और वहीं से जो है प्रायिकता का जो है उद्भव हुआ है। हम देखते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन के अलावा विज्ञान में भी जो नित्य नए प्रयोग होते हैं वो भी अनिश्चितता बने होते हैं, है ना। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कोई भी नियम या निष्कर्ष निकालने के पहले विभिन्न प्रकार से पूर्वानुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार विज्ञान का संबंध भी प्रायिकता से है। इसी प्रकार हम अन्य विषयों को देखें जैसे समाजशास्त्र है या वाणिज्य का क्षेत्र है, ये सब जो है किससे? संभावनाओं से भरा हुआ है। इन सब जगह जो है प्रायिकता का उपयोग होता है। तो प्रायिकता को स्पष्ट रूप से हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रायिकता ऐसे प्रयोगों
या घटनाओं का अध्ययन जिसके परिणाम के बारे में स्पष्ट रूप से पूर्व घोषणा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, उछालेंगे तो निश्चित रूप से हेड आएगा या फिर टेल आएगा, शीर्ष आएगा या पुच्छ आएगा। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हम जब सिक्के को उछाल रहे हैं तो निश्चित रूप से हेड ही आएगा या टेल आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार अनिश्चितताओं की माप करने वाला गणित की शाखा क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब हम इसकी गणितीय परिभाषा करें तो कैसे करेंगे? यदि कोई घटना सपोज कीजिए उसे हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, ई कम्स फॉर इवेंट, है ना। यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित होती है एवं बी प्रकार से घटित नहीं होती, तब किसी घटना के घटने की प्रायिकता ये बराबर होगा पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल परिणाम अर्थात ये क्या प्राप्त होगा हमें? हमारे पास कोई घटना ई है जो ए प्रकार से तो घटित हो सकती है, मतलब ये हमारे पक्ष में है, और बी प्रकार से घटित नहीं हो सकती या नहीं होती। तब घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? पक्ष में स्थितियों की संख्या कितनी है हमारे पास? ए, और कुल हमारे पास परिणाम क्या है? परिणाम में वो संभावनाएं भी आएंगी जो घट सकती हैं और नहीं घट सकती, अर्थात इसकी कुल संख्या क्या हो जाएगी? ए धन बी। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल परिणाम। एवं किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता इसको हम पीई बार से प्रदर्शित करते हैं। नहीं घटित होने की प्रायिकता को हम क्या दर्शाएंगे? पीई बार। ठीक है। ये हो जाएगा सूत्र इसके लिए, विपक्ष में निर्मित स्थितियों की संख्या या विपक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल परिणाम। यहां हमने माना है कि विपक्ष में हमारे पास कुल स्थिति कितने हैं? बी।
बी ऐसे इवेंट्स हैं जो विपक्ष में हैं, जो घटित नहीं हो सकती, तब किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को हम दर्शाएंगे संक्षेप में बी बटे ए धन बी। ठीक है, चलिए हम प्रायिकता पर आधारित कुछ और गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान सदैव शून्य और एक के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है, हमेशा हमें प्रायिकता का जो भी मान प्राप्त होगा वो शून्य और एक के मध्य ही होगा, कभी भी एक से ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। अधिकतम प्रायिकता का मान कितना हो सकता है? एक हो सकता है। और एक किस स्थिति में होगा? जब कोई घटना निश्चित रूप से जो है घटित होती है। तो जब कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है निश्चित रूप से घटित होती है, तब प्रायिकता P इसका मान 1 होता है। एवं जब कोई घटना क्या होनी चाहिए? कोई घटना का घटित होना असंभव है, असंभव है, अर्थात बिल्कुल ही वो जो है घटित नहीं होती, तब उसकी प्रायिकता क्या होती है? Pe बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमेशा जब कोई घटना घटित होती है या नहीं घटित होती है, उनको जब जोड़ें तो हमें प्रायिकता का जो कुल योग होता है वो हमें 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी घटना के घटित होने तथा नहीं घटित होने की प्रायिकता का जो है कुल योग होगा वो होगा 1। ठीक है, कई बार हम ये जो पूरक घटना है इसको हम ई बार से ना प्रदर्शित करके ई कॉम्प्लीमेंट से भी जो है प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो आप इसे ई कॉम्प्लीमेंट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा वृत्त आरेख पर आधारित कुछ सवाल देखे और प्रायिकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। अगले कालखंड में हम जो है प्रायिकता पर आधारित कुछ सवालों को लेकर के हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।